इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है, जिसका हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे, कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। जब कार्यालय में लेटर भेजा जाता है, लेख भेजा जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन से ढांचे में उसको लिखा जाता है, उसके बारे में। चलिए इस पाठ में हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। कौन सा? औपचारिक पत्र, टिप्पणी, मुख्य टिप्पणी, अनुषंगिक टिप्पणी, उसके बाद से अनुसरण, उसके बाद से अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, स्वतंत्र स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्ति, प्रेस, विज्ञप्त या परिपत्र। उसके बाद से हम जान जाएंगे कि कार्यालय में हमारा किस तरह पत्र जाता है एक जगह से दूसरे जगह, कौन से शैली में लिखा जाता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र। रोजगार के लिए आवेदन कैसे देते हैं, पहले यहाँ पर जानते हैं कार्यालय वाले। यहाँ पर देखो ऊपर, जवाब देना है किसी ऐरे गहरे को नहीं, जवाब देना है किसी ऐरे गहरे को नहीं, बल्कि मुझे समंदर को जवाब देना है। वेणु गोपाल, ये हिंदी कवि थे, वही लिखे हैं। देखिए शुरुआत करते हैं यहां से। आपको किसी आम सरकारी दफ्तर में जाने का अवसर अवश्य मिला होगा, कहीं भी, जहां आपने कागजों और फाइलों के ढेर देखे होंगे, बहुत ज्यादा। ये फाइलें दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा भूमिका निभाते हैं। सरकारी कामकाज की जो गाड़ी होती है, फाइलों के पहिए पर दौड़ती है, उसी पर चलती है। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए, किसी भी समस्या होगा चाहे कुछ भी, उस पर निर्णय लेने के लिए हम क्या करते हैं, उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है, उस फाइल को पढ़ा जाता है, उसके बाद आगे का काम होता है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव, जिस विषय से फाइल आता है, चाहे लेटर आता है, चाहे पत्र आता है, तो उस विषय से संबंधित जो भी प्रस्ताव पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालय से प्राप्त होते हैं, उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। यहाँ भैया ये अभी आया है, और जो पहले का आया है वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है या मंतव्य प्रकट किए जाते हैं, वे फाइल की बाईं तरफ लोग पृष्ठों पर रखते हैं। यहाँ पे देखो, दाईं तरफ पत्र और टिप्पणी किधर, बाईं तरफ। याद आ गया ना? हाँ, तो ऐसे ही लिखा जाता है। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है कि फाइल के बाईं तरफ हिस्से में टिप्पणी के लिए और दाहिनी तरफ हिस्सा पत्र। कौन सा? हिस्सा पत्र व्यवहार को संजो कर रखने के लिए ही किया जाता है। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या होता है, समझ में आएगा धीरे धीरे। तो सरकारी कार्यालय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी कार्यालय जितने भी हैं, उनके जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है कि सब किसी को आसानी हो। मसलन कई पत्र सूचनाएं मांगने और भेजने के लिए लिखे जाते हैं। सही बात है, सूचनाओं को भेजने और चाहे मांगने के लिए। कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ, मतलब अपने से छोटे अफसर के लिए कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। तो आदेश भी लिखित रूप में आता है, चाहे मेल से आए, चाहे इस तरह लेटर बाय लेटर पहुंच जाए, लेकिन आता है तो जरूर आता है। तो कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं कि विभाग में ये हुआ है, आप इसकी जानकारी ले लो, नोटिस ले लो भैया। हर श्रेणी के पत्र के लिए विशेष रूप निर्धारित कर दिया गया है कि इस रूप में इसको लिखना है। इस पाठ में हम इन्हीं अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करेंगे। कौन सा स्वरूप है, चलिए जानते हैं। इन स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी कार्यालय में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं कार्यालय में। आप इसका नाम जानना चाहेंगे? आज नाम जानकर क्या करोगे, कहाँ रखोगे, और नाम जानकर क्या रखा है। चलिए हम इसका नाम
रखते हैं। क्या रखते हैं? अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान, यहां से ही भारत का सारा काम होता है सरकारी संस्थान का। ठीक है, यह है संस्थान का मुख्यालय। क्या है? संस्थान का मुख्यालय, जिसे महानिर्देशालय के नाम से जाना जाता है। देश भर में फैले तमाम क्षेत्रीय कार्यालय इसी के अंतर्गत, चाहे इसी के नियंत्रण में आते हैं। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, यह है महानिर्देशालय का प्रशासन विभाग। ठीक है, यहाँ एक अनुभाग अधिकारी, कौन अधिकारी? अनुभाग अधिकारी शंकरन जी, क्या नाम है? शंकरन जी पूरी गंभीरता से किसी मामले को सुलझाने में व्यस्त हैं। सामने एक पत्र रखा है, पत्र पड़ा है जो मसले का केंद्र बिंदु है। पत्र मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से आया हुआ है और इस प्रकार है। क्या है? फॉर्म देख लो, ये फॉर्मल लेटर है, इसको औपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। तो अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान, देखिए क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के द्वारा भेजा गया है। ये फाइल संख्या यहाँ पर लिखा गया है, दिनांक मुंबई 15 मार्च 2005। ठीक है, आगे सेवा में महानिर्देशक अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान। अब उसका पता दिया गया है, तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो ये पिन कोड हो गया। उसके बाद विषय है मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, मतलब मोबाइल खर्च पर जो सबसे पैसा खर्चा हो रहा है उसके लिए महीना में जो 2000 रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 6000 करने के लिए ये दिया गया है। तो चलिए आगे क्या लिखते हैं? महोदय कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या इतना 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 थी, मतलब अपने फाइल का नाम बता रहे हैं, नंबर, जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था और 1 साल हो चुका था अभी पत्र भेजा भेजी में, लेकिन जवाब नहीं आया था। परिपत्र में हिदायत दी गई, परिपत्र जो थी उसमें हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा खर्च हो रहा है तो हम क्या करें। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक है। देश के तमाम फाइल और टेलीविजन निर्माता मुंबई में ही हैं। ठीक है, और इसकी वजह से विभिन्न विद्याओं के कलाकार, अलग अलग विद्याओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं। साथ ही निर्देशक को देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय से भी यहाँ पर निरंतर संपर्क करना पड़ता है, सबसे मिलजुल कर रहना पड़ता है, सबसे फोन करना पड़ता है। साथ ही संस्था की गतिविधियों के लिए प्रयोजक जुटाने के सिलसिले में कुछ बातें होती है, सबूत होती है, उसको जुटाने के सिलसिले में देश के विभिन्न औपचारिक संगठनों से भी लगातार बात करनी पड़ती है। इसलिए ऊपर बताए तथ्य की वजह से 2000 रुपए मासिक की सीमा, 2000 रुपए महीने की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। पिछले 6 महीने से यह देखा जा रहा है। मासिक खर्च 6000 रुपए के आसपास आता है। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया जाए। भौदीय राकेश कुमार निवेदक, ये राकेश कुमार जी लिखे हैं। इसके खबर में देखो कैसे बताया जाता है। शंकर जी ने पत्र को पढ़कर बुरा सा मुंह बना लिया। वे पत्र में बताए गए कारणों से कतई सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि खर्च की सीमा को बढ़ाना फिजूल खर्ची को दावत देना है। अगर एक जगह ढील दे दी जाए तो ऐसी 10 मांगे लेकर और सामने आ जाते हैं। ऐसी 10 मांगे और आ जाएगी, लेकिन यह तो उसकी व्यक्तिगत राय थी। हाँ, उनकी व्यक्तिगत राय थी शंकरन जी की, ठीक है, लेकिन यह तो मानना तो था नहीं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने की बात है, मैं अभी बताता हूँ, पहले ये जान लो। दफ्तर का एक अपना तरीका होता है और निर्णय में अन्य दूसरे लोगों की भी भूमिका होती है। लिहाजा उन्होंने वह पत्र अपने सहायक ज्ञान प्रकाश जी, वहां पर जो प्रकाश जी थे, तो सहायक ज्ञान
ज्ञान प्रकाश जी उनका पूरा नाम था। सहायक ज्ञान प्रकाश जी को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि इस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। आगे ज्ञान प्रकाश जी खुर्राट सहायकों में से एक हैं। क्यों? क्योंकि विभाग में लंबे अरसे से हैं और इस वजह से वह विभागीय ज्ञान के भंडार हैं। पूरा विभागीय ज्ञान है उनके पास। उन्हें कार्यालय नियमावली की चलती फिरती लाइब्रेरी कहना कोई अति संयोगित नहीं होगा। मतलब उनको चलता फिरता लाइब्रेरी कहो, ये गलत बात नहीं हो, सही बात हो जाएगी। उनको चलता फिरता लाइब्रेरी कहा जा सकता है। आगे की बताता हूं, पहले ये जानो। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, हर पत्र, ठीक है। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। तीसरा, पत्र के शीर्ष पर कार्यालय विभाग या मंत्रालय का नाम और पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है, अब महोदय चल रहा है। विशेष शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किसी प्रयोजन के लिए नहीं, किसी संदर्भ में लिखा जा रहा है, किसी काम के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए लिखा गया है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा है, पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। जो ऐसे शब्द जिसको पढ़ने से दिक्कत हो जाए, नहीं पढ़ान में आए, वैसे शब्द से बचना चाहिए। उनके बार वहां पर वार होना चाहिए, तो उनके वार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है। तो प्रशासनिक शब्दावली का इस्तेमाल वहां पर करो। इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तरीका दिया जाता है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग उल्लेख के रूप में होता है, कि भवदीय आदर के रूप में। तो भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में पत्र लिखने वाले का नाम पूरा, उसके बाद से नाम के नीचे पदनाम चिन्ह कि आप कौन से पोस्ट के हैं, तो पदनाम चिन्ह आपको देना पड़ता है। यहाँ पे देखो, ज्ञान प्रकाश जी ने तुरंत वह फाइल निकाली जो मोबाइल फोन के खर्च में कटौती से संबंधित थी। फाइल और इसमें लगे परिपत्र उन्हें मुखाग्र थे, मतलब याद था उनको। फिर भी उन्होंने उन पर एक नजर डालने के बाद फाइल पर कुछ इस प्रकार की टिप्पणी लिखी। अब देखो ज्ञान प्रकाश जी कौन सी टिप्पणी लिखते हैं, तो मुख्य टिप्पणी ये लिखते हैं नोटिस, ये नोटिंग, मतलब इसको नोटिस के रूप में देते हैं। यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या इतना है, ठीक है, और जो दिनांक 15 मार्च 2005 को भेजी गई है। पत्र में ये निर्देशक ने मोबाइल फोन के मासिक खर्चा पर लगाई गई सीमा को 2000 रुपए से 6000 रुपए तक बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में महानिर्देशालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2004 को जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस फाइल की पृष्ठ संख्या 12 पर है। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपए निर्धारित कर दी गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इस विषय पर की गई पहले के टिप्पणी को देखें, जो पृष्ठ संख्या 8 पर है। कहां पर? 8 पर है। उस टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्चा की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सोच समझकर लिया जाएगा। यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है और बिना बोर्ड की अनुमति के
इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। विचारार्थ प्रस्ताव आगे है। अनुभाग अधिकारी ज्ञान प्रकाश, ये देखो यहाँ पर अनुभाग अधिकारी मतलब उनका सहायक अधिकारी का था ना, तो उनको अनुभाग अधिकारी बोलते थे। और दाहिने तरफ लिखा गया है ज्ञान प्रकाश हस्ताक्षर, ज्ञान प्रकाश पूरा नाम, और इधर सहायक लिखा गया है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें आती है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकाशन को टिप्पणी के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिस शब्द के अंतर्गत अर्थ में प्रस्तुत होता है। ठीक है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पणी यानी नोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिंग कहते हैं। ठीक है, नोट लिखना। आज लग रहा है मेरा माउस खराब हो रहा है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट करता है, चाहे उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करता है जिन पर निर्णय लिए जाना, साथ ही इन बातों की और भी संकेत करता है जिसके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। मतलब ऐसे टिप्पणी का मतलब है कि ऐसा उस पर स्पष्ट तर्क लिखा जाता है जिसकी वजह से कुछ मतलब वहां पर निर्णय लिया जा सकता है। उसके नीचे टिप्पणी का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है कि नियम के अनुसार उसको निपटा दिया जाए। आगे है, टिप्पणी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पणी और अधिकारी स्तर पर टिप्पणी। कार्यालय में टिप्पणी कार्य में जो टिप्पणी करते हैं ये कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है। इसे आरंभिक टिप्पणी या मुख्य टिप्पणी कहते हैं, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है और उसके बाद से ही हर बात को यहाँ पर साबित किया जाता है। इस प्रकार के टिप्पणी से सबसे पहले मूल पत्र या आवती में दिए गए आवती में जो दिया गया विचार है या तथ्य का सार दिया गया है, फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और संवित नियमों चाहे विनियमों का हलावा देते हुए अपनी राय दी जाती है। उसके नीचे है, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी, टिप्पणी जब लिख देते हैं तो सहायक अधिकारी दाहिनी और अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के प्रमुख प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कैसे दाहिनी तरफ लिखा गया है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, सामने लाया जाता है, उसका पदनाम वहां बाई ओर लिखा जाता है। मतलब बाई ओर देखो नाम लिखा था ना, क्या नाम था फिर से देखो, अनुभाग अधिकारी, लिखने वाले का नाम सहायक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी तो बाई तरफ आ गया। चलिए, तो टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों किधर से ये छूट गया क्या? तो टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिस शब्द नहीं यहाँ पर थे ना। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी और अपने हस्ताक्षर करके जिसके पास भेजना है उसका नाम बाईं तरफ लिख देते हैं। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। टिप्पणी अपने आप में, जो भी टिप्पणी होता है अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए, बहुत ज्यादा बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होना चाहिए। मतलब टिप्पणी का लिखावट सही होना चाहिए, विषय सही होना चाहिए, जो तर्क लिखने की शक्ति है उसको भी ठीक लिखना चाहिए, और जो क्रम होना चाहिए लिखने का उसको सजा कर लिखना ही चाहिए। टिप्पणी सदैव उन पुरुषों में लिखी जाती है, टिप्पणी हमेशा उन पुरुषों में लिखी जाती है जो कार्यालय से लेकर रिलेटेड हो। नहीं तो ऐसे दोस्तों में चलता है ना, आजकल सब चलता है। श्री ज्ञान प्रकाश जी के ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद जब उन्होंने अपने मुंह से बोला, उसके बाद फाइल अब शंकरन जी के पास आ गई है। किसके पास? शंकरन जी के पास। वे तो पहले से ही भरे बैठे थे,
क्या? ज्ञान प्रकाश जी की टिप्पणी को पढ़ने के बाद, ज्ञान प्रकाश जी की टिप्पणी को पढ़ने के बाद उनकी बाछे लिख गई है। बाछे मतलब वहां पर जहां पर लिखना है वह बचा दिया गया है। और ज्ञान प्रकाश जी की मुख्य टिप्पणी के नीचे उन्होंने अपने अनुषंगिक टिप्पणी कुछ इस प्रकार दर्ज की है। कैसे में? अनुषंगिक टिप्पणी देखो किस तरह लिखा जाता है। मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से, जो ऊपर टिप्पणी लिखा गया है उससे सहमत हूं। साथ ही उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुंबई कार्यालय के निर्देशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्चा कर रहे हैं, जो परिपत्र का उल्लंघन करता है। चूंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है, अतः अतिरिक्त राशि निर्देशक द्वारा देय होने चाहिए। यह राशि निवेदन के जो भी निर्देशक है, निर्देशक के वेतन से काटी जा सकती है। मतलब विचार करने वाले का नाम था जी शंकरन। अनुभाग अधिकारी किसको भेजा था? उप अधिकारी प्रशासन को भेजा था। इसमें ध्यान देने की बात क्या है? सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के साथ भेजता है, अपने से ऊपर भेजता है, तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखा जाता है, मंतव्य को पढ़ता है और उसे अनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। और यह क्रिया अनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। ठीक है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ मतलब अपने से नीचे वाले अफसर की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकारी अधीनस्थ मतलब अपने से छोटे जितने भी अफसर हैं, तो उनकी टिप्पणी के नीचे या तो केवल हस्ताक्षर भर रहते हैं या मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूं लिखता है, बस काम खत्म। लेकिन उतना वाद विवाद हो नहीं पाता, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं है, मगर उसे और सशक्त एवं तर्क संगत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जोड़ना चाहता है, तो वह अपना मंतव्य अनुषंगिक टिप्पणी के साथ दर्ज कर देता है। और उसके साथ यदि अधिकारी पूर्णतः सहमत है या आंशिक रूप से सहमत है, तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी अनुषंगिक टिप्पणी करता है। क्या करता है? अपनी अनुषंगिक टिप्पणी करता है कि आगे ऊपर पहुंचाया जा सके। तो अभी उप निर्देशक के पास गया है, अभी महानिर्देशक के पास जाएगा। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है। वह केवल अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमत व्यक्त कर सकता, मतलब अपनी असहमति को व्यक्त कर सकता है, लेकिन बदलाव नहीं कर सकता है। अनुषंगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, छोटा होता है, लेकिन असहमति की स्थिति में जब कोई सहमत नहीं होता है, तो असहमति की स्थिति में कई बार इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है, बहुत बार बड़ा भी हुआ है। अब फाइल एक और सीढ़ी चढ़कर राजकुमार शर्मा जी की मेज पर आ गई है, जो उप निर्देशक प्रशासन है, जो उप निर्देशक है। ठीक है। कामकाज को वे बड़ी ही दक्षता और फुर्ती से निपटाते हैं। वह नियमों के पाबंद हैं और उनमें कोताही उन्हें पसंद नहीं है। जब भी कोई फाइल उन तक पहुंचती है, तो वे उसमें किसी गोताखोर की तरह डुबकी लगा लेते हैं और मोती निकाल लाते हैं। इस फाइल की गहराई में भी वे कुछ इस प्रकार उतरे। विचार के जो मोती निकले उसे उन्होंने फाइल पर इस प्रकार जड़ दिया है। क्या लिखा है देखिए। मैं सहायक के बात से सहमत हूं। साथ ही यह भी जोड़ना चाहता हूं कि 23 नवंबर 2004 को जब परिपत्र जारी किया गया था, तब कॉल की दर ज्यादा थी, जो अब काफी गिर चुकी है। पहले कॉल की दर ज्यादा थी, अब बहुत ज्यादा। अब तो 300 क्या, 300 में तो फ्री, 600 रुपए में 1 महीना फ्री, 3 महीना फ्री। ऐसे में यह साफ है कि प्रकार अंतर से निर्धारित व्यय सीमा अपने आप ही बढ़ गई है, और इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आएगी, जो
लोकहित में होगा। मतलब कुछ अलग प्रकार की कटौती करके उसका भरपूराई किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। मैं अनुभाग अधिकारी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सीमा से अधिक की धन राशि निर्देशक के वेतन से वसूली जानी चाहिए, लेकिन उनसे विस्तार में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। विचाररत मतलब उससे विस्तार में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। तो उप महानिर्देशक प्रशासन, अभी ये उप महानिर्देशक को भेज रहे हैं, ठीक है। ये राजकुमार शर्मा जो उप निर्देशक है अब उप महानिर्देशक को भेजेंगे, फिर उसके बाद से महानिर्देशक के पास जाएगा। फाइल एक गुफरान अहमद, फाइल अब गुफरान अहमद उप महानिर्देशक प्रशासन के पल्ले में थी, उनके पाले में थी, उनके पास चली गई थी। उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद अहमति, यहाँ पर क्या लिखा है, अहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फाइल का अगला पड़ाव महानिर्देशक के पास था। मणिकांत मंडल महानिर्देशक थे उस समय, मणिकांत मंडल। अपनी पूरी व्यस्तता के बावजूद वे हर फाइल की गहराई से पढ़ते थे, पूरी गहराई से उसको जानते थे। दफ्तर में 10 घंटे बैठने पर भी काम का बोझ बना रहता था, और जब वे देर रात घर लौटते थे तो फाइलों का गठरा साथ साथ जाता था उनके साथ। घर आई फाइलें उनकी पत्नी के सौतन की तरह, घर पे जो फाइल आता था तो उनकी पत्नी के सौत की तरह लगती, मगर वह भी थक हार कर समझौता कर चुकी थी। चलो ठीक है, सौतन ही सही चलेगा। मंडल जी एक अनुभवी और सुलझे इंसान थे। फाइल पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि नीचे के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है, लेकिन वे मुंबई कार्यालय के निर्देशक के पक्ष में भी सहमत थे। दौरे पर मुंबई आते जाते उन्हें वहां की परिस्थिति का ज्ञान था। उन्होंने सोच विचार के बाद अपनी टिप्पणी कुछ इस प्रकार लिखी। जानते हैं कैसे लिखी? उन्होंने लिखा है, प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी की है, नियम के अनुसार सही लिखा है, मगर निर्देशक ने खर्च की सीमा के अतिक्रमण के जो कारण दिए हैं उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ जानकर दिया होगा। अपने दौरे में मैंने यह पता लगाया है कि पिछले 6 महीनों में, जब वो दौरे करते थे तो पिछले 6 महीनों के दौरान केंद्र की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर हुआ खर्च उचित प्रतीत होता है। सही है। खर्च की सीमा संबंधित परिपत्र तैयार करने के क्रम में अलग अलग केंद्रों के विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। मतलब जब उस समय संगठन बैठा था, उस समय जब बातचीत हुआ तो उस समय अलग अलग केंद्रों के बारे में हमने बात नहीं किया, ध्यान नहीं रखा, क्योंकि कुछ बड़े बड़े इलाकों में वहां पर मोबाइल सेवा पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यही कहने का मतलब था। मुंबई की तुलना अन्य स्थानों से नहीं हो सकती है, अतः मुंबई के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। चूंकि मासिक व्यय संबंधित पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद, जब पिछला बोर्ड अनुमति था उसके बाद जारी किया गया था, अतः बोर्ड की अगली बैठक में इस पूरे मसले को प्रस्तुत कर उनकी अनुमति ली जानी चाहिए। अब ये सामने उनके रख कर ये अनुमति ली जानी चाहिए कि हाँ भैया क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, उप महानिर्देशक प्रशासन ने लिखा किसको, इनको लिखा है किसने? मणिकांत मंडल महानिर्देशक ने इनको लिखा गया। फिर रिटर्न आ रहा है, फाइल ऊपर चला गया पहले, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, सबके पास धीरे धीरे आ जाएगा। अब आगे देखिए, उधर अपने पत्र का कोई जवाब न पाकर मुंबई केंद्र के जो निर्देशक थे राकेश कुमार जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने महानिर्देशालय को अपनी पहली चिट्ठी की याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र, याद पत्र या अनुस्मरणिक रिमाइंडर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रिमाइंडर भेजा, जो इस प्रकार था। कैसे था देखिए, अनुस्मरक या स्मरण पत्र। इन्होंने लिखा,
अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, फाइल नंबर इतना 26 अप्रैल 2005। ठीक है। सेवा में महानिर्देशक अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान। एड्रेस दिया गया है तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001। ये प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस कहाँ होता है? यहाँ के राष्ट्रपति का निवास जहां पर है वहां का ये पिन कोड है, मुंबई का मेन टाउन। ठीक है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो 15 मार्च 2005 को भेजा गया था। निवेदन है कि मोबाइल फोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधित इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। मतलब हमारी मासिक खर्चा को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमें फोन का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। अब आता है ध्यान देने की बात है। क्या है भैया? जब किसी पत्र, विज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मरक भेजा जाता है। मतलब इसे स्मरण पत्र भी कहा जा सकता है, याद पत्र। इसका प्रारूप जो था औपचारिक पत्र की तरह ही होगा, मगर आकार छोटा होगा, उससे छोटा छोटा लिखना है। अनुस्मरक के शुरू में पूर्व पत्र के हवाला दिया जाना चाहिए, पिछले पत्र का। फिर जब एक से अधिक अनुस्मरक भेजे जाते हैं धीरे धीरे, तो पहले अनुस्मरक को अनुस्मरक 1, दूसरे को अनुस्मरक 2, तीसरे को 3 इत्यादि लिखे जाते हैं कि आप इसको याद करें और हमारा जवाब दें। महानिर्देशक ने इस अनुस्मरक को गुफरान अहमद उप महानिर्देशक के पास इस हिदायत के साथ भेजा कि मुंबई कार्यालय के निर्देशक को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए कि उसका काम चल जाए, उनका काम निकल जाए। गुफार अहमद के पास फाइल भी लौट चुकी थी। गुफार अहमद के पास फाइल आ गई। महानिर्देशक ने निचले अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा को बिल्कुल ही उलट दिया। यह बात एक क्षण के लिए गुफान अहमद को चुभी तो जरूर, लेकिन अनुभव ने उन्हें अच्छी तरह सिखा दिया था कि आगे क्या करना है, कि कार्यालय की दैनिक कार्य व्यवस्था में ऐसे उलटफेर होते रहती हैं और इसे खेल भावना से ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने तय किया कि बोर्ड के स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाली टिप्पणी वे स्वयं ही तैयार करेंगे और राकेश कुमार को अंतरिम उत्तर भी खुद ही भेजेंगे। मुंबई केंद्र के निर्देशक राकेश कुमार को उन्होंने एक अंतरिम उत्तर अर्ध सरकारी पत्र डीओ लेटर के रूप में उन्हें भिजवा दिया। इस प्रकार उनको भेजा। अब देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र क्या कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़े क्या अगले भाग में। तो चलिए इसको अगले भाग में ही ले चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको जो चीज भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, और ये बताइए कि 11th का आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।